हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरुण चौहान और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 12 के लिए SYDC के लिए कॉमर्स और सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हमें पता है कि अभी ये जो साल है ईयर 2020-21 के लिए पोर्शन जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसमें कई सारे चैप्टर्स को डिलीट भी किया है, बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, पर कुछ जो चैप्टर्स है वो सिमिलर ही रखे इन्होंने। तो आज जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग ने FYDC 11th में मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया रहेगा। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता मैनेजमेंट के बारे में तो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसमें आप अपना काम दूसरों से करवाते हैं। मैनेजमेंट को जो अच्छी तरह से निभाता है उसको हम लोग टर्म करते हैं मैनेजर। मैनेजर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम है वो अपने सबऑर्डिनेट से करवा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उसका जो मीनिंग, उसका जो डेफिनेशन, उसका जो कॉन्सेप्ट है, आइए हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। सपोज एक कंपनी में दो फाइनेंस मैनेजर है, एक है सीता और एक है राम। हम इनको 10-10 जनों की जो टीम है वो अलॉट कर देते हैं। अब जो सीता है वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा डांटती नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ कभी भी आए, काम करे, कैसे भी करे। अच्छा, जब अगर उनका टारगेट अचीव भी नहीं हो तो वो टाइम पे भी क्या होता है, सीता उनको डांटती नहीं है, डीमोरलाइज नहीं करती है, बल्कि उनको मोटिवेट ही करती है। उसके दूसरी ओर राम है। राम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि राम आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनमें वो पंक्चुअलिटी है, उनको हर काम हर समय राइट टाइम राइट समय पे काम होना पसंद था। तो इसके लिए अच्छा, राम में एक और क्वालिटी थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के आने जाने का जो टाइम है, पंक्चुअलिटी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, फोकस करते थे। और अगर कभी उनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता था तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को डीमोरलाइज कर देते थे। हाँ, मोटिवेट नहीं करते थे, क्या करते थे, डीमोटिवेट कर देते थे। तो ये क्या है, दोनों का अगर हम लोग वर्किंग देखें तो दोनों का वर्किंग अलग अलग है। सीता वेलेस काफ़ी लीनियंट है और राम वेलेस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पर ये जो चीज़ उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ एक सैनिटाइजेशन, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके से काम कर रहे, गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इन्वेंट किया गया एक सैनिटाइजेशन, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाया गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रॉड गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मैनेजर्स वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करें और उसके थ्रू वर्किंग करें, जिस पे ये है कि वो अपने गोल इजीली और स्मूथली अचीव कर सकते हैं। नॉर्मली हेनरी फ्योल करके जो है उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, जो हम आगे वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। उसके पहले हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन देते हैं कि अगर आपको एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का शॉर्ट लिख दिया है POM, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट्स अ ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? एक ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस आर नथिंग बट दे आर द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस व्हिच इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस करता है क्या, मैनेजरियल का डिसीजंस और मैनेजर का बिहेवियर। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर अपने डिसीजंस भी ले सकता है और उसका जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करके आप अपना गोल अचीव ही कर पाओगे, इट्स नॉट 100% चांस, बट हाँ ये है कि आपका ज़्यादातर मतलब 90-99% चांसेस बन जाता है कि आप अपने गोल तक इजीली एंड स्मूथ तरीके से पहुंच जाओगे। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू वर्किंग करती है। तो आइए चालू करते हैं इस चैप्टर का पहला आंसर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स डील विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आंसर करने के पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये आंसर का एक आपको बुलेट पॉइंट दे दिया है, 8 इस बार गोवा चलो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो अंडरलाइन अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स को हम लोग को हमारे बुलेट पॉइंट में यूज करना है। सबसे पहला जो है वो है ए डील विद एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक ऐसी जगह यूज हो, ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होते हैं और मैनेजर्स वहाँ पे भी करते हैं। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगहों पे भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेबिलिटी होता है। तो एक ये जो हमारा मिथ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा, खाली उन लोग यूज करते हैं, नहीं, शायद उन लोग यूज करके आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, पर ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकेंड, जी डील विद द गुडविल। ठीक है, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ये जितने भी प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करे तो इनसे क्या होता है, इनकी गुडविल जनरेट होती है। गुडविल मींस कॉर्पोरेट इमेज, मार्केट में इनका एक ब्रांड नेम बनता है जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और आप अपनी कंपनीज को आगे बढ़ा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, रीजनली, स्टेट वाइज, नेशनली, इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज इट इम्प्रूव्स, आपकी गुडविल बढ़ाता है। थर्ड डील विद द ई डील विद द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट्स अ रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड रिवॉर्ड। ठीक है ना, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज देयर इज अ टू कंपनी ए एंड कंपनी बी। मैं दोनों कंपनी में 100 रुपीज के शेयर्स इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, जब मैंने दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया 100 रुपीज ए में और 100 रुपीज बी में, कुछ दिन बाद जब मैं रिटर्न ले रहा हूँ मेरे शेयर्स को, तो एक कंपनी मेरे को 100 पे 150 रुपीज दे रही है रिटर्न में और एक कंपनी मेरे को 100 पे दे रही है 120 रुपीज रिटर्न। तो कंपनी ए जो मेरे को 150 रिटर्न दे रही है और कंपनी बी कितना दे रही है, 120 इन रिटर्न। तो मेरे को रिटर्न ज्यादा कौन दे रहा है, कंपनी ए। मैंने दोनों जगह कॉस्ट इक्वली लगाया 100 एंड 100, पर मेरे को रिटर्न कहां से ज्यादा मिल रहा है, कंपनी ए से। तो एफिशिएंट कौन हुआ ज्यादा, कैपेबल कौन हुआ काम करने में, कंपनी ए। तो दैट इज अवर थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी। तो अगर आप आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी जनरेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज बी डील विद द बेसिक गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जिनको रेफर करके मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स खाली डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, दे इम्प्लीमेंट द डिसीजन एज वेल। एक तो होता है डिसीजन लेना और एक होता है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बेसिक गाइडलाइंस लेके मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सकते हैं, साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट की मदद से। फिर नेक्स्ट एप्लीकेबल एट ऑल लेवल। जैसा कि हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, एक तो लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल एंड देन टॉप लेवल। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खाली टॉप लेवल पे एप्लीकेबल है या खाली लोअर लेवल पे ही एप्लीकेबल है, ऐसा जरा भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है इट्स एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, मतलब लोअर लेवल पे भी एप्लीकेबल है, मिडिल लेवल पे भी एप्लीकेबल है एंड अपर लेवल दैट इज टॉप लेवल पे भी एप्लीकेबल है। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स पे है। तो दैट इज ये हमारा हो गया एप्लीकेबल एट ऑल लेवल। देन आर दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। देखो, रिजल्ट ओरिएंटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पूरे टाइम कितनी भी मेहनत करो, कितना भी कुछ करो, पढ़ो, क्लास के टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करो, बट जब आपके बोर्ड के एग्जाम के फाइनल में आपके परसेंटेज कम आए तो क्या ये पूरे साल की मेहनत काउंट होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान आज से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनीज है, जो भी इंडिविजुअल्स है, हर एक का मेन फोकस क्या होता है, रिजल्ट। हमको रिजल्ट चाहिए। तो इन दैट केस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है, इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक कंपनी अपने रिजल्ट अचीव कर सकती है। तो सर रिजल्ट कैसे अचीव करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। रिजल्ट अचीव करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। सबसे पहले मोटिवेटेड वर्कफोर्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की लेबर्स, वर्कर्स मोटिवेटेडली काम करेंगे, अपने दिल और दिमाग दोनों से काम करेंगे, तो ये अपना रिजल्ट अचीव हुआ। सेकंड, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले जितना वेस्ट करती थी अब उससे बहुत कम कर दिया है, वेस्टेजेस में बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, तो कंपनी अपने रिजल्ट अचीव की ओर है। थर्ड, अगर एक कंपनी दैट इज लेबर टर्नओवर, अगर एक कंपनी में एक कंपनी को एम्प्लॉयज कम छोड़ रहे हैं
है ना। तो इन दैट केस वो दैट इज उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज छोड़ देते हैं, उनकी जगह कोई न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं। तो अगर एक कंपनी में अगर लेबर टर्नओवर ही नहीं हो, रिड्यूस हो जाए कि लोग जो मतलब जॉब कर रहे हैं वो जॉब छोड़े नहीं, तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपनी के लिए। तो दैट इज रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। और 4 हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जैसे जैसे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे हमें ये पता चल जाएगा, जिससे जैसे मैनेजर्स की एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ पे है, रिजल्ट ओरिएंटेड की ओर है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजल्ट इजीली अचीव कर देगी। फिर नेक्स्ट है जी, दैट इज ग्लोबल एप्लीकेशन। ठीक है ना। ग्लोबल एप्लीकेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है ये कोई भी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं बना है। इसका जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबली है। ग्लोबली मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट्स में, इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, वहाँ पे आप पाएंगे कि जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोग ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन है वो ग्लोबली है। ऐसा नहीं कि आपको खाली ये इंडिया या यूएस में ही देखने मिलेगा, आपको हर कंट्री, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी मिलेगी। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबली है। नेक्स्ट दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करो। ऑप्टिमम मतलब उसको यूज करना है मैक्सिमम लेवल तक। अब जब मैं मैक्सिमम लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल क्या होता है, तो सपोज इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोग गन्ने की शॉप में तो जरूर गए होंगे, वहाँ पे आपने क्या देखा है कि वो जो गन्ने वाला है वो शुगर केन जो है ना, शुगर केन वो मशीन में तब तक इंसर्ट करता है जब तक उसकी लास्ट बूंद तक नहीं हो जाती। कभी कभी हम लोग भी देख के थक जाते हैं कि भाई और इसकी क्या जान लेगा क्या शुगर केन की, पर फिर भी वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल है वो जो शुगर केन है उसमें से वो जूस निकाल लेता है। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो उसके वेस्ट पार्टिकल जो है ना, जूस के बाद जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उसके भी इंपॉर्टेंट या बोलते हैं ना शोपीस आर्टिकल्स बनते हैं, उसके भी बैट बनने में यूज आते हैं, और वो जो डिजाइनिंग चेयर ये सब बनती है उससे भी। तो क्या हो रहा है, एक जगह जो जूस भी बन रहा है, एक जगह वो दूसरी जगह जाकर उसका दूसरा यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं हो रही है, आप उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हो। मतलब कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, मैन पावर, कुछ भी हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्टिमम मतलब यूटिलाइज एट द बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ द बिजनेस। एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ द बिजनेस। सपोज अगर मैं एक छोटी कंपनी से शुरुआत करता हूँ या मैं एक छोटे से फर्म से शुरुआत करता हूँ, तो मैं वहाँ पे सोचूंगा कि क्या मेरे को यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे अंदर ये सोच आनी ही नहीं चाहिए, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी जो फर्म है वो कितनी भी छोटी हो, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, मेरे को ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करना ही है। कंपल्शन किस बेसिस पे है कि अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने की जो चांसेस है वो बढ़ा देती है। तो एप्लीकेबल टू एनी साइज, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे मीडियम स्केल बिजनेस हो, या चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर लेवल ऑफ बिजनेस में ये एप्लीकेबल है। एंड लास्ट दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इन दिस केस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चाहे वो 10 साल चले, वो 20 साल चले, 50 साल चले, या 100 साल से अभी तक चलती जा रही है, उसका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो कंटिन्यूस है। कि ऐसा नहीं कि आपने एक गोल अचीव किया तो अब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब जब तक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका फर्म या आपका काम चलेगा तब तक आपको एप्लीकेबल करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इसके लिए इसको बोला गया है कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ये अगर आप आंसर याद करोगे तो इसके बुलेट पॉइंट के थ्रू याद करोगे। एज इज बार गोवा चलो, चलो में देखो मैंने खाली सी मार्क किया है, तो ये AGEBARGOAC इस सब को मेरे ये बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं। ये आंसर आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आंसर्स की ओर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए चलते हैं दूसरे आंसर की ओर, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
अगर हम लोग नीड ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बुलेट पॉइंट बना के दिए हैं, दैट इज आईसी टर्म वाटर, ठीक है। तो आईसी सबसे पहले चालू करते हैं, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब टू कम अप विद सम न्यू, सम क्रिएटिव आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मैगजीन, न्यू आर्टिकल्स, ठीक है ना। हर बार हम लोग एक ही प्रोडक्ट तो यूज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में हमेशा कुछ चेंजेस चाहिए, दैट लीड टू द इनोवेशन। इनोवेशन और किस में हो सकता है? इनोवेशन हो सकता है वर्किंग स्टाइल में, जिस हिसाब से मैनेजर्स वर्क करते हैं तो वो अपनी स्टाइल्स में इनोवेशन कर सकते हैं, जिससे वो अपने एम्प्लॉय की बोलते हैं ना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्प कर सके। तो अगर एक मैनेजर प्रॉपर्ली अगर एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को काफी ज्यादा प्रॉपर्ली फॉलो करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन हमेशा आपको देखने की मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखते हैं कि सैमसंग जो कंपनी है वो हर बार कुछ ना कुछ इनोवेशन के साथ आती है, चाहे वो बात करो मोबाइल्स के साथ, चाहे वो हम बात करें टेलीविजन के साथ, है ना। अगर हम लोग बात करें टेस्ला कंपनी की, तो अगर हम इलॉन मस्क, तो हमेशा ही कम अप विद सम न्यू, सम क्रिएटिव आइडियाज। तो हम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंपनीज है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉलो किया जाता है। सेकंड, कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस आंसर में किया था, गुडविल। अगर एक मैनेजर प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो उससे क्या होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल जनरेट होता है। गुडविल क्या होता है? उसके कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज। जैसे आपकी कंपनी का गुडविल एस्टैब्लिश हो गया, कॉर्पोरेट इमेज बन गया, आपके जितने भी क्लाइंट्स, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके क्लाइंट एंड कस्टमर्स आपके पास रिटेन रहते हैं, जिससे आपके बिजनेस को ग्रो करने में आसानी हो जाती है। थर्ड, टीम वर्क। मैनेजमेंट कोई भी एक पर्सन का काम नहीं है, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ टीम वर्क। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आपको एक प्रिंसिपल बताऊं, स्पिरिट दे कॉर्प। स्पिरिट दे कॉर्प एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब है टू वर्क इन अ टीम। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आप अपनी टीम के साथ प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं। प्रॉपर्ली वर्कआउट इन दैट केस क्या होता है कि सपोज एक मैनेजर है, अगर वो प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स में अपने सबऑर्डिनेट को भी इन्वॉल्व करेगा, जिससे सबऑर्डिनेट में भी एक टाइप का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और कंबाइंड एफर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, ये जो दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हम लोग ने लास्ट आंसर में पढ़ा है। हम लोग को कोई हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हो, कैपिटल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को हम लोग को मैक्सिमम लेवल तक यूज करना है, इनको वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटेड वर्कफोर्स। अगर आप प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आपका जो वर्कफोर्स है, आपकी जो एम्प्लॉयज है, वो आपके लिए मोटिवेटेडली काम करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, वो यहाँ पे काम आता है। अगर आपका एक एम्प्लॉय आपसे मोटिवेटेड है तो वो आपके लिए दिल और दिमाग दोनों से काम करेगा, और जब आपके एम्प्लॉय आपके लिए दिल और दिमाग मीन्स एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन दोनों के थ्रू काम करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन वेस्टेजेस। ये भी हम लोग ने लास्ट आंसर में कवर किया था कि अगर हम लोग एक वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेजेस है उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिडक्शन आने लग जाएगा, है ना। और जैसे जैसे वो रिडक्शन आने लग जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट अर्न करके जरूर देंगे, जनरेट करके देंगे। फिर नेक्स्ट, रिडक्शन इन एब्सेंटीज्म। तो रिडक्शन इन एब्सेंटीज्म में हम सबसे पहले समझते हैं कि एब्सेंटीज्म क्या होता है। एब्सेंटीज्म मतलब अगर एक एम्प्लॉय अपने कंपनी में बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी लेता है या छुट्टियां लेता है तो उसको एब्सेंटीज्म में काउंट किया जाता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज जो मोटिवेटेड नहीं रहते अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, या उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिल और दिमाग दोनों से काम करने का मन नहीं रहता है, तो लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते छुट्टी लेने का, और वो छुट्टी लेते भी कैसे हैं, बिना इन्फॉर्म किए, और फ़ोन कभी स्विच ऑफ कर देंगे, कभी फ़ोन उठाएंगे नहीं, तो इन दैट केस कभी एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे। तो इससे क्या होता है, उनका जो टास्क है वो तो रुकने वाला नहीं है, उनका टास्क दूसरे जो भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उन पे आ जाता है। फिर जब जैसे जैसे बर्डन बढ़ने लग जाता है वैसे वैसे जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिमोटिवेटेड होते रहते हैं। पर अगर आप एक प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो जिससे आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका जो एब्सेंटीज्म है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय
ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है, उसके लिए उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, एक ने छोड़ दिया तो उसकी जगह दूसरा आ भी तो गया ना, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या लॉस हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो बंदा कम से कम 2 साल से या 1 साल से या 3 साल से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली काम पे तो नहीं रखती, पहले उनको दैट इज प्रोबेशन पीरियड पे रखती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको सैलरी जनरेट करके देती है, उनको काम सिखाती है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है, और अचानक से जब वो छोड़ जाए तो अब ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कैसे बढ़ेगा कि पहले वो रिक्रूट करेंगे, फिर वो सिलेक्ट करेंगे, फिर वापस से प्रोबेशन पीरियड, वापस से ट्रेनिंग, और वापस से इतना टाइम, मतलब टाइम इज मनी, जैसे आपको पता है टाइम इज अ मनी, तो टाइम भी जा रहा है और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग पीरियड में जो उस पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है एम्प्लॉय पे वो भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बदले डबल खर्चा हो रहा है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना लेबर टर्नओवर कम हो उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, इट्स अ रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड रिवॉर्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, और अगर एफिशिएंसी मेंटेन है तो गोल इजीली अचीव हो जाता है। लास्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए भी मैंने आपको लास्ट जो आंसर है उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे पता चलेगा? जब उसके लेबर मोटिवेटेड होंगे, सेकेंडली रिडक्शन इन वेस्टेजेस, थर्डली रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, फोर्थली दैट इज हायर एफिशिएंसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हायर एफिशिएंसी मेंटेन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जरूर सक्सेस करेगी। तो अगर आप एक ग्लांस लेंगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट की तरफ, तो ये है आईसी, टॉप, वाटर, इनोवेशन, कॉर्पोरेट इमेज, टीम वर्क, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेटेड वर्कफोर्स, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, रिडक्शन इन एब्सेंटीज्म, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, एफिशिएंसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये ज़रूर से पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये भी आंसर आपको एग्जाम में 10 मार्क के लिए आ सकता है। अगर आपको ये आंसर के नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं आपको पर्सनली आपके ईमेल आईडी पे ये जो नोट्स है ये दोनों आंसर्स के मैं आपको ईमेल करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग नया लेंगे, दैट इज एंड की जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो 14 प्रिंसिपल्स को हम लोग 1 by 1 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।